नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग देन एमपी टेट वीसी टेट यूपी टेट रीट एग्जाम यानी शिक्षक भर्ती की बात करेंगे दोस्तों। मॉक टेस्ट है, आपका मॉडल पेपर है हिंदी का। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे दोस्तों। एमपी टेट के सिलेबस के अनुसार रहेंगे। टारगेट 30 में 30 है दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन की दृष्टि। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपकी 6वीं क्लास है, 6वां मॉडल पेपर है। इसके पहले जगह आपके पेपर देखना है, क्योंकि आपके अपठित पद्यांश प्लस गद्यांश प्लस 15 बेहतरीन आपके शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के प्रश्न रहते हैं। टोटल मॉडल पेपर है आपका, इसी तरह से आना है। तो इसके पिछले देखने के लिए मॉडल पेपर आपको आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम पद्यांश देखेंगे, बेहतरीन पद्यांश पढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका अपठित पद्यांश है और पद्यांश यह है दोस्तों, ऐसे पद्यांश गद्यांश आपके लिए लाए हैं जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए और बेहतर तैयारी कीजिए दोस्तों। पद्यांश है, चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती हैं, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचता कभी चोटियों से, जहाँ कोई नहीं पहुंचता कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति रखती हैं संजो कर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार वो, मगर हर बार ना सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हैं। ये सी टेट संविदा वर्ग 1 में पूछा गया आपका पद्यांश था। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न होते हुए पहला प्रश्न लेंगे आप किस गद्यांश से, सॉरी यह पद्यांश है आपका। इस पद्यांश से लेंगे कि चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं, छू कर करती हैं, बोल कर करती हैं, संदेशों से या संकेतों से। तो चींटियाँ जो है आपस में बातचीत करती है, किससे करती हैं दोस्तों? चींटियाँ जो है आपस में बातचीत, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को पता होगा तो जरूर सभी लोग कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पद्यांश में क्या लिखा गया कि चींटियाँ आपस में बात करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये लाइन दिखाना चाहिए, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, ठीक है। आपस में क्या है, संकेतों में वह शब्द का संधान करती हैं, आपस में बातचीत संकेतों के माध्यम से करती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा कि चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं दोस्तों, संकेतों के माध्यम से करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। लाजवाब क्लास चल रही है। जय हिंद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी इस पद्यांश से, ईर्ष्यालु किसे कहा गया दोस्तों? ईर्ष्यालु जो है किसे कहा गया है, तो हम पद्यांश में देखेंगे कि ईर्ष्यालु जो है आपको किसे कहा गया है। चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती हैं। देखिए चींटियाँ तो ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती हैं, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ जहाँ कोई पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं सजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया आपका दोस्तों कि ईर्ष्यालु किसे कहा गया दोस्तों? दूसरों के जलने को कहा गया है, सबसे घृणा करने वाले को, या पाने की इच्छा करने वाले को, या कुछ भी ना चाहने वाले को। तो ईर्ष्यालु किसे कहा गया दोस्तों? ईर्ष्यालु उसे यहाँ पे कहा गया है दूसरों से जलने वाला, या दूसरों से जलने वाला को भी यहाँ पे ईर्ष्यालु कहा गया। नहीं, राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। देखिए चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना क्या नहीं है? तो चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है दोस्तों? चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? देखिए चींटियाँ संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखना है, दौड़ भाग करती हैं, लेकिन चींटियाँ जो है ईर्ष्या नहीं करती दोस्तों। चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या नहीं होता। तो राइट ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, यानी कि नेगेटिव प्रश्न था, तो ईर्ष्या करना भी चींटियों के लिए नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर होगा, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, क्लास लाजवाब है। एनर्जी बनाए रखिए, क्योंकि सिलेक्शन का जो रास्ता है दोस्तों कोई कभी भी आसान नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं? बिखरी हुई जो चींटियाँ होती हैं एकजुट कैसे होती हैं भैया? यहाँ पर देखेंगे, बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट हो जाती है। पूर्वजों द्वारा नहीं, जो चींटियाँ बिछड़ जाती हैं उनके जो गंध के द्वारा होती है, ठीक है, जो गंध छोड़ जाती हैं चींटियाँ उनके द्वारा हम फिर से जुड़ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती है?
पूर्वजों के गंध से होती हैं। अभी हमने पढ़ा पूर्वजों के गंध के द्वारा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों एकदम सटीक आंसर, सभी आंसर जानेंगे, सभी संभावित प्रश्न है आपका दोस्तों, और इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां, जो मित्र और शत्रु हैं दोस्तों, उनके चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। मित्र और शत्रु के चेहरों को, तो यहाँ पे हम गद्यांश पे चलेंगे। गद्यांश पे चलेंगे दोस्तों कि मित्र और शत्रु जहाँ पे होगा, मित्र शत्रु मतलब दोस्त और दुश्मन के चेहरे, यानी कि रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती सजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे। क्या है, जो स्मृति में रखती हैं सजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे का अपने स्मृति में सजो कर रखती हैं। यहाँ पे क्या होगा, मित्र और शत्रु को चेहरे को चींटियां क्या करती हैं दोस्तों, क्या करती हैं। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 है आपके सामने, सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अपना टारगेट, अपना स्कोर जरूर चेक करें, 30 में से आप लोग कितना कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं दोस्तों। तो यह देखिए, मित्र और शत्रु को चेहरे की जो चींटियां होती याद रखती हैं, भूलती नहीं है, मतलब उनको याद रखी जाती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पद्यांश में मगर का अर्थ क्या है। पद्यांश में एक मगर आया, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक मगर शब्द आया है। ठीक है, कभी कभार मगर हर बार, ये जो लाइन आई है मगर, ठीक है, ये जो लाइन आई है मगर दोस्तों आपके पद्यांश में, तो ये पद्यांश में मगर का अर्थ क्या होता है, केवल है, परंतु है, मगर जिसे मगरमच्छ बोला जाता है, या घड़ियाल है। तो इस मगर का अर्थ क्या है, इस पद्यांश में मगर का अर्थ क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। मेरे सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, तो क्या कहेंगे, मगर का अर्थ क्या होगा इस पद्यांश में, सभी लोग कमेंट करेंगे। मगर मतलब यहाँ पे देखिए परंतु होगा, क्या हो जाएगा, परंतु। देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे, क्या है, बिखरती है कभी कभार वे मगर हर बार, मतलब क्या, बिखरती है कभी कभार वे परंतु हर बार, मतलब क्या है, मगर का अर्थ यहाँ पे आपका दोस्तों किससे हो जाएगा, परंतु से होगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों आपके गद्यांश की। गद्यांश के प्रश्न देखेंगे, आइए देख लेते हैं, गद्यांश देखेंगे। और गद्यांश आपका पठित गद्यांश है, और शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाला गद्यांश है, बहुत बार पूछा गया है। पिछला भी एक गद्यांश आपका प्रेमचंद से रिलेटेड था, ये भी आपका प्रेमचंद से है कि गोदान प्रेमचंद जी का एक ऐसी क्रांतिकारी उपन्यास है जिसमें तत्कालीन युग अपनी समस्त आकृतियों, विडंबनाओं एवं सच्चाइयों के साथ चित्रित हो गया है, उसमें अपने समय का यथार्थ ही चित्रित नहीं हुआ है, वरन तत्कालीन भारतीय कृषक वर्ग का इतिहास भी संरक्षित हुआ है। तो प्रेमचंद से संबंधित ये आपका एक उपन्यास जो था गोदान से संबंधित, ठीक है, वहाँ आपका ये अपठित आपका पद्यांश लिया गया है। यहाँ पे डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल इसी प्रसंग में लिखते हैं कि उपन्यास कथा होरी जैसे साधारण किसान को केंद्र बनाकर चलती है। ये सारी बातें होंगी दोस्तों, पहले हम देखिए पूरा गद्यांश दे सकते हैं, और ये PDF फाइल में वाकई में आप गद्यांश पढ़ना चाहते हैं कि क्या गद्यांश है, तो आप वीडियो पॉज कर भी पढ़ सकते हैं, और मैं PDF फाइल में नोट्स में आपको दे दूंगा। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक आपको मिल जाएगा। नहीं लिंक और ज्वाइन कर रहे हैं टेलीग्राम में जाएं, सर्च कर लें जायसवाल कोचिंग सेंटर दोस्तों, आपको ढेर सारे PDF फाइल नोट्स मिल जाएंगे जितने अभी तक क्लासेज हुई हैं। तो इस गद्यांश से ले रहे हैं प्रश्न कि गोदान का नायक कौन है। प्रेमचंद है, होरी है, गंगा प्रसाद है, धनिया है। तो प्रेमचंद के नायक जिसे हीरो बोलते हैं, तो गोदान का नायक यहाँ पे कौन है दोस्तों, सॉरी गोदान का नायक पूछा गया है, यानी गोदान के हीरो कौन है दोस्तों, गोदान का नायक कौन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब क्लास चल रही दोस्तों, गोदान का नायक कौन है। अब हमें गद्यांश देखना पड़ेगा दोस्तों, गद्यांश देखना पड़ेगा कि गोदान का नायक कौन हो सकता है, गोदान का नायक कौन हो सकता है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। आप लोग ये पद्यांश गद्यांश है, आप लोग अच्छे तरीके से गद्यांश पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर, बेहतरीन दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल इसी प्रसंग में लिखते हैं कि उपन्यास कथा होरी जैसे साधारण किसान को केंद्र बनाकर चलती है, किंतु केंद्रीय कथा में होरी मात्र नायक के रूप में ही प्रस्तावित नहीं है। देखिए नायक के रूप में प्रस्तावित, मतलब नायक के रूप में किसे, होरी को प्रस्तावित किया गया दोस्तों। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है, क्या आपने सोचा ना था, बिल्कुल नहीं। तो गोदान का नायक कौन है, यहाँ पे होरी होगा, राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, गोदान में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं। दोस्तों गद्यांश पद्यांश देख के जाइए, हो सकता है यही गद्यांश पद्यांश आ जाए, आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर करेंगे और समय बचत कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गोदान में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है दोस्तों, किसका वर्णन नहीं है। तो जब हम गोदान पढ़ेंगे, देखिए ग्रामीण किसान की बात आई थी,
ग्रामीण किसान की बात आई थी, ग्रामीण समाज की बात आई, ग्रामीण, ठीक है, अर्थतंत्र, ये तीनों की बात आई। ग्रामीण किसान की बात आई है, ग्रामीण अर्थतंत्र की बात आई है, ग्रामीण समाज की बात आई है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिनका वर्णन नहीं, सभी का वर्णन है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। होरी की कौन सी इच्छा अधूरी रह जाती है? होरी की दोस्तों इच्छा थी, क्या इच्छा थी जो आपकी अधूरी रह जाती है? देखिए, गाय दान करने की इच्छा थी, ठीक है। होरी की जो इच्छा थी, गाय दान करने की इच्छा थी, वह आपकी अधूरी रह जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी इस गद्यांश से। अगला प्रश्न लाजवाब होने वाला है, क्योंकि लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। प्रेमचंद के अनुसार, जो प्रेमचंद के अनुसार जो है क्या होने वाला है? भारतीय किसानों के लिए कर्ज कोई समस्या नहीं है। भारतीय किसान कर्ज में ही पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रशासकों को अपने नेताओं की कोई चिंता नहीं। प्रेमचंद के अनुसार सही आंसर, सटीक आंसर जानेंगे जो आपके गद्यांश में है कि भारतीय किसान कर्ज में ही पैदा होता है और कर्ज में ही डेथ हो जाता है, मर जाता है, दब जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत अपना किसान प्रधान है, कृषि प्रधान है। प्रश्न है कि गोदान में ग्राम्य जीवन की त्रासदी का चित्रण है, किसानों के शोषण का वर्णन है। तो यहाँ पर आपके भारतीय कर्ज में डूबा, कर्ज में मरता है, तो ये कौन होता है? किसान होता है। तो समझ में आ गया भैया कि ये जो गोदान में बात की गई है, किसानों को लेकर बात की गई है। यानी कि राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर जान लेते क्या होने वाला है दोस्तों, क्या आंसर होगा सही? देखिए, ग्राम जीवन की त्रासदी का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। किसानों को शोषण का वर्णन हुआ है गोदान में, और ग्रामीण किसानों की विडंबनाओं का चित्रण हुआ है गोदान में। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ होगा कि उपरोक्त ये सभी ऑप्शन गोदान में आपके वर्णन किए गए हैं, बात की गई है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल क्लास बिल्कुल धड़ाधड़ होने वाली है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही नज़दीक होने वाला है। क्रांतिकारी शब्द कैसा है दोस्तों? क्या संज्ञा शब्द है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया है? क्रांतिकारी आपका कैसा शब्द है दोस्तों? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। क्रांतिकारी एक आपका विशेषण शब्द कहला जाता है। क्रांतिकारी आपका विशेषण शब्द कहला जाता है। और निष्क्रिय शब्द का प्रयोग प्रस्तुत गद्यांश में किसके लिए किया गया है दोस्तों? निष्क्रिय की बात जब भी बात की जाती है, निष्क्रियता की बात इस गद्यांश में किया गया है दोस्तों, तो वह आपको समाज की बात की गई है। निष्क्रिय जो शब्द का प्रयोग किया गया है गद्यांश में, वह समाज की बात की गई। ये समाज हमारा निष्क्रिय है दोस्तों, ये गद्यांश कह रहा है। गोदान में कौन सा समास होगा? जो गोदान आपका है, इसमें समास कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। गोदान आपका जो उपन्यास है दोस्तों, इसमें समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, क्या होगा? राइट आंसर जानेंगे। गोदान में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें, एक बार जरूर अटेंड करें, क्लासेस जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बात करते हैं आपके सिलेबस के प्रश्नों की। इस प्रस्तुत गद्यांश में जो अभिलाषा शब्द आया दोस्तों, इस गद्यांश में जब ने हमें पढ़ा तो एक अभिलाषा वर्ण आया, शब्द आया। वर्ण एक होता है, यहाँ पे 4 वर्ण दिए गए तो शब्द बन जाएगा, यानी कई वर्णों से मेल के शब्द बनता है। तो अभिलाषा जो शब्द है, किस पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? इच्छा, आकांक्षा, स्पृहा, मनोरथ। अभिलाषा होनी चाहिए। अभिलाषा मतलब क्या होती है? हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आकांक्षा होनी चाहिए? अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। अभिलाषा यानी कि आकांक्षा होनी चाहिए। अभिलाषा यानी कि आकांक्षा से संबंधित है। ये दोनों, किसी बहन का अभिलाषा नाम होगा, किसी बहन की आकांक्षा नाम होगा। ये 2 बहनें सेम हैं, इनका अर्थ सेम है दोस्तों। ये 2 बहनें सगी बहनें, अभिलाषा और आकांक्षा। सभी लोग नोट कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने का आसान रास्ता जायसवाल कोचिंग सेंटर है। और प्रश्न पहला आ गया दोस्तों, शिक्षण शास्त्र का प्रश्न, जहां पर सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक आप लोग हासिल करते हैं। और ऐसे प्रश्न है दोस्तों, टॉप रैंक हासिल करेंगे। जी हाँ, जरूर करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं आपके सिलेबस के अनुसार कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। जो भाषा प्रयोग की कुशलता है वह किस पर संभव है दोस्तों? भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, केवल भाषा सुनने से। दोस्तों, भाषा की प्रयोग की जो कुशलता संभव होती है, सभी लोग जानते हैं, अधिक से अधिक अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो भाषा में आप लोग कुशल जरूर संभव करेंगे। जब करेंगे, जब आप अधिक से अधिक अपने भाषा का प्रयोग करेंगे। किसी का भी चीज़ हो, जब आप अधिक से अधिक उस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो उसमें जरूर सकुशल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ हो।
कोई भी चीज़ हो, बात करते हैं कि भाषा एक विषय है दोस्तों। भाषा एक विषय है, सैद्धांतिक विषय है, व्यवहारिक विषय है, नीरस विषय है, चुनौतीपूर्ण विषय है दोस्तों। भाषा एक कैसा विषय है? तो भाषा एक आपका व्यवहारिक विषय है। जो भाषा आपका विषय होता है, सबकी अपनी भाषा होती है। हमारी भाषा हिंदी है दोस्तों, तो ये हमारी जो भाषा हिंदी है, भाषा एक कैसा है? ये एक व्यवहारिक भाषा है, व्यवहारिक विषय है दोस्तों, व्यवहारिक सब्जेक्ट है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है आप लोगों को, बहुत ही उम्दा क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा दोस्तों। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, जी हाँ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं और मैं के बिना मैं नहीं, स्वयं नहीं, आप हैं तो मैं हूँ। जो मैं शब्द है दोस्तों आप ही के द्वारा है, क्योंकि आप दो वर्णों से है और मैं केवल एक वर्ण में आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, दो वर्ण वाला बड़ा होता है, मैं एक वर्ण वाला छोटा होता है। आप दो वर्ण वाले हैं, आप बड़े हैं मेरे से, सभी मेरे आप माननीय है दोस्तों। आप लोग सभी भाई बहन मेरे से बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नों की बात आते हैं। ये भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं होता है दोस्तों? भाषा की प्रकृति के संबंध में जो कौन सा कथन उचित नहीं होता है, लेकिन उचित क्या होता है? अगर भाषा की प्रकृति में संबंध पूछा जाए कि क्या उचित होगा, तो भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही अच्छा उचित होगा। भाषा एक नियम और व्यवस्था होती है दोस्तों, और भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती, जो भाषा होती है कठोरता से नहीं करती। कठोरता जो शब्द दे दिया गया यही आपका क्या हो जाएगा? नहीं, यानी कि उचित नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका उचित नहीं होगा, भाषा की प्रकृति के संबंधित में। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को, कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव प्रश्न आ गया। कथन सभी पढ़ने पड़ेंगे, कथन सभी पढ़ने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता। ये कैसा ऑप्शन दे दिया भैया? भाषा और लिपि के संबंध में भाषा और लिपि के संबंध में संबंध ही नहीं होता, बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। विश्व की सभी भाषाएं जो है थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। कौन सा कथन असत्य है? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। लाजवाब प्रश्न क्या है? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो सभी विश्व की सभी भाषाएं जो है थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी भाषा है दोस्तों, उसका थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लिखी जा सकती हैं, थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यहाँ पे नहीं है। तो नेगेटिव प्रश्न है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये सभी लोग टीचर्स फैमिली है और शिक्षक भर्ती का चैनल। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं। और प्रश्न है लाजवाब है कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है दोस्तों? जब भी सृजनात्मकता की विकास की बात होती है, जब भी सृजनात्मकता के विकास की बात होती है, देखिए कविता पूरी करना सहायक होता है, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना आपका सहायक होता है, अधूरी कहानी को पूरा करना सहायक होता है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना यह आपके सृजनात्मक विकास करने में सहायक नहीं होता। प्रश्नों को उत्तर देने से आपका सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों? प्रश्न लाजवाब है कि जो बच्चे नहीं सुन सकते, जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं यानी श्रवण बाधित बच्चे हैं, वह भाषा सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, वह भाषा सीख नहीं सकते, वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। दोस्तों जो बच्चे सुन नहीं सकते, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में तो कर ही सकते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न लाजवाब है। जय हिंद दोस्तों, सभी दोस्तों को वंदे मातरम। दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? जो दैनिक कार्य होते हैं, आप लोग हम लोग जो भी है, तो ये दो कौशल हैं जो सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। ये कौन से दो कौशल हैं? सभी लोग करते हैं, आप लोग हम लोग सभी लोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन जान लेते हैं दोस्तों। देखिए श्रवण एवं वाचन, यानी सुनते हैं और बोलना, सुनना और बोलना ऐसे दो कौशल है जो सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं दोस्तों, सुनना और बोलना। नॉर्मल सी बात है। दैनिक कार्यों की बात की गई, दैनिक कार्यों मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग, ये भी बात किया गया, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। सर्वाधिक प्रयोग में आपका आता है श्रवण एवं वाचन कौशल आ जाएगा। चार महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और अगला प्रश्न लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
प्रश्न लाजवाब आ रहे हैं, प्रश्न लाजवाब आ रहे हैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न आ रहे हैं कि सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सस्वर वाचन आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, आप लोग सभी लोग एक्सपीरियंस लोग हैं दोस्तों। सस्वर वाचन का जो हो, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है, तो बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना ही सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। जो बच्चे में सस्वर वाचन यानी कि स्वर बोलना, यानी कि यानी कि सही स्वर बोलना, अच्छे तरीके से बोलना, लाजवाब तरीके से बोलना, यानी बच्चों में पढ़ने संबंधी जो झिझकता होती है, झिझक होता है, झिझकपन होता है, उसको समाप्त कर देना ही सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से यह बताइए दोस्तों कि किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए दोस्तों, जो मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है वह आपके वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए होती है, भाषण के लिए होती है, अंतर्राष्ट्रीय के लिए होती है मौखिक अभिव्यक्ति, लेकिन कविता लेखन में नहीं होती। क्योंकि लिखने की बात आ गया तो मौखिक रूप से लिखना तो शब्द आ ही नहीं सकता दोस्तों। मौखिक और लिखने का कोई यहाँ पे बॉन्डिंग ही नहीं है, तो ऑप्शन कैसे हो सकता है। तो निगेटिव को प्रस्ताव नहीं होता तो आपका कविता लेखन नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न यह दोस्तों, सुनना कौशल में शामिल होता है। सुनना कौशल यानी कि श्रवण कौशल में क्या शामिल होगा दोस्तों। श्रवण कौशल में जो शामिल होगा कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। श्रवण कौशल में शामिल होगा प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास हो जाएगा। और अगला प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, क्या है आइए प्रश्नों को देखेंगे। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। सुनना और बोलना यानी कि श्रवण और कौशल और भाषण कौशल। श्रवण कौशल भाषण कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि जो होगी दोस्तों वह होगी कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। कहानी कहना आप कह रहे हैं तो बच्चे क्या सुन रहे हैं, तो सुनना कौशल हो जाएगा, और उसमें जो बच्चों की प्रतिक्रिया हो जाएगी वह बोलना कौशल हो जाएगा। तो बच्चे का सुनना कौशल भी हो रहा है और आपके बोलने कौशल भी, यानी भाषण कौशल का भी, दोनों कौशल का विकास हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न रह गए दोस्तों। विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। विकास कोई आपका एक बालक है, ठीक है, विद्यार्थी है, जो अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में जो है अपने मित्र को सुनाता है। तो इस स्थिति में किस कौशल का प्रयोग कर रहा है, सुना रहा है, तो क्या हो जाएगा। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर श्रवण कौशल होगा, सुना रहा है तो श्रवण कौशल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। वो सुना रहा है तो क्या बोलेगा, सुन कौन रहा है भैया, सुन तो उसका दोस्त रहा है, लेकिन छात्र आपका विकास है, विकास छात्र है, तो विकास क्या कर रहा है, वाचन कर रहा है, बोल रहा है, यानी कि वाचन कौशल का विकास हो जाएगा। समझने वाली बात है दोस्तों। क्लासेज ज्वाइन कीजिए, सभी क्लासेज, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी संभावित प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। कि ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। प्रश्न की लैंग्वेज भाषा बदल सकते हैं लेकिन उत्तर वही होगा जो बार बार आता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्नों का केवल दिशा चेंज किया जाता है दोस्तों। ध्वनियों के विभेदीकरण में क्या सहायक होता है, ध्वनियों को विभेदीकरण कहते हैं ना, वो बाण ने उसके शक्ति को विभेद कर दिया। आपके रामायण में महाभारत में देखोगे विभेदीकरण का बहुत ज़्यादा शब्द वहाँ पे प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो ध्वनियों को विभेदीकरण में सहायक कौन होता है, अगर ध्वनि को विभेदीकरण करना हो, ठीक है, तो उसमें सहायक कौन सा कौशल होता है दोस्तों, तो उसमें जो सहायक होता है श्रवण कौशल ही होता है। ध्वनि अगर निकल रही है तो उसको सुना जा सकता है, यानी इसमें श्रवण कौशल। ध्वनि को अगर विभेद करना हो तो सुनकर ही कर सकते हैं, यानी श्रवण कौशल के द्वारा जो हेल्प करता है वह श्रवण कौशल है। और ये 2 प्रश्न बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, इसीलिए लास्ट में रखे गए हैं आपको लोगों के लिए। और एक बात जरूर लाइक करके कमेंट करें कि अंत तक वीडियो कौन देखता भैया, लास्ट तक वीडियो कौन देखता है, कमेंट करें फटाफट। हम जान तो ले भैया कि आप अपना सपने के लिए वाकई में पूरा 100 to 100% प्योर एंड श्योर आपकी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। फटाफट बताएं दोस्तों। भाषा के प्राथमिक कौशल है, जो भाषा की प्राथमिक कौशल की बात की जाती है दोस्तों, भाषा की प्राथमिक कौशल, प्राथमिक विद्यालय है जैसे होते हैं, पीढ़ी होती है, एक कहते हैं नींव होती है, उसी प्रकार भाषा में प्राथमिक कौशल है। कौन से कौशल कहलाते हैं दोस्तों, तो वह आपके श्रवण और वाचन ही कहलाते हैं, यानी सुनना और बोलना भाषा के प्राथमिक कौशल कहलाते हैं। अगला क्या है, अगला है दोस्तों कि भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता। देखिए भाषाई विकास को जब भी प्रभावित की बात है, ये सारी चीज़ों बात होती है, देखिए संकोच प्रभावित करता है,
व्यक्तित्व प्रभावित नहीं करता है और बुद्धि करता है। यानी भाषाई विकास को जो है प्रभावित आपका संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि करता है, लेकिन भाषाई विकास में मधुर वाणी जो है आपको प्रभावित नहीं करता। भाषाई विकास को मधुर वाणी प्रभावित नहीं करता। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों एक बार ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता के जाइएगा ये क्लास कैसे लगी, ये क्लास कैसे लगी और अगली क्लास क्या होनी चाहिए। लाजवाब क्लास है और इसी तरह क्लासेस देखने के लिए ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का सपना पूरा करना, आप लोगों के ड्रीम्स पूरा करना जो आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि शिक्षक, टीचर का जो सर्वोपरि आया है, हमेशा से उनका नाम सर्वोपरि है, क्योंकि राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। आप सभी शिक्षकों को नमन है। दोस्तों बात करेंगे अपने चैनल की जायसवाल कोचिंग सेंटर की प्लेलिस्ट, एक बार चेक करके जाइए, सभी क्लासेज आपके सिलेबस के आधार पर मिलेगी दोस्तों। क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी जायसवाल सर बात करते हैं, हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करें। सभी नोट्स PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि ये परिवार बड़ा हो। ये आप लोगों का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है और शिक्षक भी अपने आप को दिखा दें कि हमारा भी परिवार है, हमारी भी एक फैमिली है जो